Hi students, you are watching the YouTube channel Awake Exam। जो आज का टॉपिक है वो है सिंथेसिस का। बच्चों, इसके पहले भी वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, और आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, तो देखिए, आज को जो टॉपिक है वो है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ेंगे किस में? आपको सेंटेंस में जोड़ना क्या रहता है? सेंटेंस को। तो जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना बराबर दो या दो से वाक्यों को, दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो दैट प्रोसेस कॉल्ड सिंथेसिस कहलाती है वो प्रक्रिया हमारी। सिंथेसिस 3 वाक्यों की होती है। सिंथेसिस, अगर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसमें लिख के आएगा कंबाइन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो भी क्वेश्चन होगा आगे का कंबाइन लिख के आएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि कंबाइन जोड़ना जिसमें कहा गया वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होगा? सिंथेसिस नंबर चैप्टर का क्वेश्चन होगा। और सिंथेसिस जो है मैंने आपको बताया जोड़ना, जोड़ना बराबर जो जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम एक वाक्य का निर्माण कर देते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी सिंथेसिस कहलाती है। सिंथेसिस हमेशा 3 वाक्यों की बनती है। एक हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस 3 वाक्यों की बनती है, सिंपल सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही हो, सिंपल सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, और थर्ड नंबर आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब सिंपल सेंटेंस क्या है? इसमें भी वही परिभाषा के मुताबिक दो या दो से अधिक वाक्यों को बच्चों जोड़ोगे तो अब जोड़ने से आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे। दो से जो ज़्यादा या दो वाक्यों को जोड़ करके आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। तो जोड़ना रहेगा ना, जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका सिंथेसिस ग्रामर पोर्शन में कहलाएगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? इसकी परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा से ही इसके सारे रूल हो जाएंगे बच्चों। परिभाषा याद रखना। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस की अपना एक सब्जेक्ट हो और जिस सेंटेंस में उसकी एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब का निश्चित वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और अपनी एक फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे देखो, जैसे आ गया कि ही इज लेजी, वाक्य आ गया ही आर लेजी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जो नेगेटिव ना हो या इंट्रोगेटिव ना हो तो सिंपल होगा, लेकिन ऐसा कहना गलत है। ये परिभाषा उसमें चलेगी। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें एक सब्जेक्ट, याद रखिएगा यही काम करेगा इसके नियमों में सिंपल बनाने के लिए, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उसकी फाइनाइट वर्ब हो। अब इन दोनों वाक्यों में आप कहोगे सर ऊपर वाला वाक्य सही है और नीचे वाला वाक्य गलत। सही में ही के साथ इज लगता है तो इज लगाया सही वाक्य, ही के साथ इज लगता है अर्थ में लगता है कि ये वाला वाक्य गलत है। लेकिन ये वाला वाक्य आपका ना तो निगेटिव आया ना तो इंट्रोगेटिव है, क्या ये सिंपल हो गया? ना, सिंपल सेंटेंस वही होगा जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उसकी निश्चित वर्ब हो। ही के साथ इज लगना है तो इज लगाओ, आर क्यों लगाओ, इसलिए ये सिंपल कहलाएगा। और इसमें नॉट और इंट्रोगेटिव ना होते हुए तब भी ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसकी फाइनाइट वर्ब होगी। ये सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट है, उसकी फाइनाइट वर्ब हो, निश्चित वर्ब हो। दूसरा सेंटेंस आया कंपाउंड सेंटेंस। चाहे ये सेंटेंस बनाना हो, चाहे कंपाउंड बनाना हो, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाना हो, आपको दो
या दो से ज्यादा वाक्यों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ करके ही आप सिंपल बना पाओगे, कंपाउंड बना पाओगे या कॉम्प्लेक्स बना पाओगे। क्या करना होगा बच्चों, जोड़ना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस, ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जोड़ के ही दो या दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़ करके ही आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को, इस कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स को बना पाएंगे। क्या करके बना पाएंगे बच्चों, जोड़ के। तो अंग्रेजी पोर्शन में जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला अर्थात संयोजक, जोड़ने वाला, जोड़ करने वाला संयोजक। तो कंजंक्शन जोड़ेगा। तो कंजंक्शन दो प्रकार के होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आपको न याद हो कि इसमें कौन सा कंजंक्शन इस सेंटेंस को बनाने में लगेगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में कौन सा कंजंक्शन लगेगा, तो एक सबसे अच्छी विधि मेरे पास है। देखो बच्चों, कंजंक्शन दो ही होते हैं। एक कंजंक्शन आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक कंजंक्शन आपका होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ओ की संख्या कितनी है, एक दो, और हमको कौन सा सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड। तो कंपाउंड में ओ की संख्या कितनी है, दो। तो इसका मतलब कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा कंजंक्शन लगेगा, कोऑर्डिनेटिंग। हमको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स में ओ की संख्या कितनी है, एक, और सब ऑर्डिनेटिंग में ओ की संख्या कितनी है बच्चों, एक, है ना। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलके आपका एक ओ वाला बराबर कॉम्प्लेक्स बना देगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अर्थात दो ओ वाला आपका क्या बना देगा, दो ओ वाले अर्थात कंपाउंड को बना देगा। तो आपको इसके लिए सारे कंजंक्शन की याद करना पड़ेगा, सारे कंजंक्शन को, उनकी हिंदी भी। एंड का मतलब आप जानते हैं और होगा, बट माने लेकिन, आर बराबर अथवा आप सब जानते हो, ना बराबर ना तो, फार बराबर यहाँ पर होगा क्योंकि, के लिए मत याद करिएगा, क्योंकि। सारे कंजंक्शन जब हिंदी लिख देते हैं फिर आपको यही चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होगी अभी सॉल्व करते समय। येट का मतलब होगा यहाँ पर फिर भी हो जाएगा, येट बराबर क्या हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। सो बराबर इसलिए आप जानते हो, एज वेल एज का मतलब होगा और भी, एज वेल एज का मतलब क्या हो जाएगा, और भी, या और अतिरिक्त के अतिरिक्त। आइदर आर बराबर या तो या हो जाएगा, या तो या हो जाएगा, ठीक। और नाइदर का मतलब इसका नेगेटिव हो जाएगा, ना तो ना हो जाएगा। नॉट ओनली का मतलब हो जाएगा ना केवल, ना केवल बल्कि, बल्कि भी हो जाएगा, ये हो गया। ऑनली बराबर केवल आप जानते ही हो, देन बराबर तब भी जानते हो, देयर फॉर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया। नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं। यहाँ वीडियो में ज़्यादातर वही कंजंक्शन लिखे गए हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा आते हैं। सारे कंजंक्शन वही लिखे गए यहाँ पर। अदरवाइज का मतलब आप जानते ही क्या होता है, अन्यथा या तो अथवा कर दो, अन्यथा हो गया। अदरवाइज कहो चाहे और इल्स कहो, बात वही दोनों की हो जाएगी अगल बगल। वाइल का मतलब यहाँ पर होगा जब की, जब की हो जाएगा वाइल का मतलब। नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, तथापि का कहने का मतलब है फिर भी, फिर भी जैसे उसे पार्टी में नहीं बुलाया गया फिर भी वो आया, तथापि हो जाएगा वो। सबऑर्डिनेट कंडीशन एज बराबर यहाँ पर जैसे मन निकालना, क्योंकि निकाल लो, या तो कि आप ये निकाल लो, जैसे ही, जैसे ही, या एज का मतलब ये भी निकाल लो, जब, जब निकाल लो। तीन तीन हिंदियाँ लेगा। बिकॉज माने क्योंकि, यू नो। सिंस माने भी क्योंकि। कन्वेंशन सीख रहे हैं ना आप लोग, इस वजह से। इफ का मतलब आप जानते हो क्या होता है, यदि होता है।
दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। आल्दो बराबर भी यद्यपि। दैट बराबर आप जानते ही हो कि या तो जो निकाल लो, बिफोर माने पहले जानते हो, आफ्टर माने बाद में, या तो टिल बराबर तक, टाइम को बताता है, तक हो गया, ठीक है। अनटिल बराबर होता है जब तक न, ये टाइम बताएगा, अनटिल टाइम बताएगा, ये टाइम बताएगा। अनलेस का वही मतलब होता है जब तक न, ये आपका शर्त बताएगा, टाइम नहीं बताएगा। अनलेस और अनटिल में बस यही अंतर है, अनटिल आपका टाइम बताता है और अनलेस जो है आपका शर्त बताता है। वेदर का मतलब होता है कि क्या, बीच में आ जाओ वाक्य में कि क्या, तो वेदर यूज करते हैं, या चाहे के इसमें कर देते हैं कि चाहे तुम आओ या ना आओ, ऐसे बात बोलते हैं ना, चाहे के लिए वेदर हो जाता है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, इतनी बड़ी हिंदी इसकी होती है। एजिब का मतलब होता है मानो कि, ये हो गया एजिब का मतलब हो गया। सो दैट का मतलब होता है ताकि। एज सुन एज की अपनी तीन हिंदी होती है, चाहे आप जैसे ही बोलो, या ज्यों ही बोलो, ज्यों ही बोलो, या तो आप क्रिया में बोल दो ते ही, जैसे घर पहुंचते ही, पहुंचना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया में ते ही आ गया। फिर आल क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन वर्ड होगा सबके सब क्या हो जाएंगे? कंजंक्शन। तो बच्चों जल्दी से इसको, इस वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से इन क्वेश्चंस को तुरंत खींच लीजिए अपने मोबाइल सेल फोन की सहायता से, ताकि हम आगे आपको तुरंत चल पाए किस सेंटेंस को बनाने की ओर, सिंपल सेंटेंस को बनाने की ओर चल पाए। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाओगे तो उसके सारे 14 से 15 नियम होते हैं, वो आज कम से कम मेरा प्रयास तो यही कि आपको सिखा दें, अधिकतम सिखा दे, ताकि आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो चलेगा ही तो इसके साथ आप नहीं लोगे। चलो, अब बच्चों तुमको ले चलते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की ओर। पहले हम काफ़ी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर आपको खड़ाखड़ बिना नियम लिखवाए, सारे नियम बिना लिखवाए आपको सबके नियम कैसे कौन सा वाक्य को कर लेंगे। चाहे आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, चाहे आप सिंथेसिस करो, चाहे आप नरेशन करो, और चाहे आप सिंटैक्स करो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, आप क्वेश्चन की हिंदी जरूर निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन की हिंदी निकालने से आपको ये बेनिफिट होगा कि इस क्वेश्चन की हिंदी क्या निकल रही है, तो इस नामक चैप्टर में इस आंसर, इसकी इस हिंदी के लिए कौन सा नियम लगेगा, ये मालूम हो जाएगा आपको। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहला नियम हो गया, समझ लीजिए। दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपके हो गए, समझ लीजिए। अब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। He reached at
कॉलेज ही entered his room. सिंपल कहा गया। द सन रोज द dog this appeared। इसको भी कह दिया गया, सिंपल बनाए। ठीक, तीसरा हो गया आई एम हंग्री, और इसको बढ़िया कर दे आई वॉज हंग्री, आई एट फोर। द the college was over, I went home। ये हो गया पांचवा नंबर आपका। आई saw a deer, it was black, सारे सेंटेंसेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा गया। सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा गया। इसको बच्चों जरिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 5 वाक्य हो गए, खटाखट 5 के नियम बता के पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाए, तुरंत का तुरंत बता दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिए, तुरंत बता रहे हैं अभी आपको। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। पहले से 5 नियम तो कम से कम थोड़ी देर में तो सीख ही जाए, हिंदी निकाल के अवश्य सीख जाओगे। चलो देखो, सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, सबको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। पहला वाला हिंदी पक्का निकालिएगा, मालूम होगा आपको कौन सा नियम लगेगा। ही रीच्ड एट कॉलेज, वह कॉलेज पहुंचा। ही इंटर्ड हिज रूम, वह अपने कमरे में घुसा या वह अपने कमरे में गया।
है ना। तो देखो वह कॉलेज पहुंचा, एक काम हुआ, वह अपने कमरे में गया, पहुंचेगा तभी जाएगा, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ। सब्जेक्ट देखो ही यहां पर भी है, सब्जेक्ट यहां भी ही है, सब्जेक्ट दोनों वाक्यों में क्या है, एक ही है ना। तो क्या नियम पहला बताया गया आपको कि अगर दो वाक्य दिए हो जिनमें एक काम के बाद दूसरा काम हुआ हो, देखो एक काम के बाद दूसरा काम ही तो हुआ है, कॉलेज पहुंचा, कमरे में गया, भाई एक काम पहले हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, जब कॉलेज पहुंचेगा तभी तो कमरे में जाएगा। तो बताया गया अगर दो वाक्य दिए हो जिसमें एक काम के बाद क्या हुआ हो, दूसरा कार्य हुआ हो, तो जब दोनों वाक्यों को जोड़कर आपको सिंपल बनाना होगा और दोनों के सब्जेक्ट एक ही होंगे, तो जानते हो क्या करोगे, जो पहला वाला वाक्य है उसकी वर्ब में आप लोग लगा देंगे आईएनजी, तो रीच में क्या हो जाएगा, आईएनजी, आईएनजी लगा के पूरा वहां से उतारते हुए अंत तक चले जाओ। अब कहोगे सर इस सब्जेक्ट क्या होगा, तो सिंपल में एक ही सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है ना, जो तुमको यहाँ मिल जाएगा। तो रीचिंग एट कॉलेज, कामा दूसरे सब्जेक्ट आए तो कामा लगेगा ही इंटर्ड हिज रूम। फिर से ध्यान दो बच्चों, अगर दो वाक्य लिखे हो, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो, तो आप सिंपल बनाएंगे तो पहले वाले वाक्य की वर्ब में आईएनजी लगा के पूरा वाक्य उतारते हुए चले जाएंगे, ऐसे सिंपल बन जाएगा। यदि आपको ऐसे सिंपल नहीं बनाना है तो अगला नियम ये है कि आप उस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा दो। हैविंग लगाओगे तो हैविंग अपने बाद थर्ड फॉर्म कहेगा, तो हैविंग की थर्ड फॉर्म रीच क्या हो जाएगी आपकी, रीच्ड, फिर पूरा उतारते हुए चले जाओ। एट कॉलेज कामा ही इंटर्ड हिज रूम, ये हो गया। फिर से समझो, जब दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो और दोनों के सब्जेक्ट वाक्यों के सेम हो, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ हो, तो सिंपल दो तरीके से बनाओगे। पहले वाले वर्ब में आईएनजी लगा पूरा वाक्य उतार दोगे, या तो पहले वाले वर्ब के पहले हैविंग लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पूरा वाक्य उतार दोगे। समझ नहीं है, आगे ना। अब ये फिर सिंपल बनाना है, तो सन रोज, सूरज निकला, द डार्क डिसअपियर्ड, अंधेरा गायब हो गया। सूरज निकलेगा तभी तो अंधेरा गायब होगा, अर्थात एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है। इसमें भी, इस वाले वाक्य में भी एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है, लेकिन इस वाले वाक्य में और इस वाले वाक्य में बड़ा अंतर है। इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट दोनों एक ही थे, इस वाले वाक्य में एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट अलग है, एक में सूरज है और एक में अंधेरा। तो अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको घबराना नहीं है, पहले वाले सब्जेक्ट को आपको उसी प्रकार जो भी है लिख लो। ध्यान दो, अगर एक काम के बाद दूसरा काम हुआ हो, दोनों के सब्जेक्ट एक हों, तो पहले वाक्य की वर्ब में आईएनजी लगा के पूरा उतार डालो, या तो फिर आप पहले वाक्य की वर्ब के पहले हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा के पूरा वाक्य इतना बचा उतार डालो। अगर वाक्य दिए हों दो जिनमें एक काम के बाद दूसरा काम हो, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट क्या हों, अलग अलग, तो उस कंडीशन में आप पहला वाला सब्जेक्ट लिख देंगे और फिर इस नियम को फॉलो करेंगे। क्या नियम है, हैविंग लगेगा, पहले वाले वाक्य की वर्ब की थर्ड फॉर्म रोज राइजन हो जाएगा, फिर दूसरा वाक्य पूरा उतर आएगा, द डार्क डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। इस दोनों वाक्यों का करने तरीका मालूम हो नहीं हुआ, मालूम हुआ, दोनों में इसमें सब्जेक्ट एक ही है, तो चाहे आईएनजी लगा करो चाहे हैविंग लगा करो, लेकिन अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हैविंग का ही नियम लगेगा, पहला वाला सब्जेक्ट उतार लो और फिर हैविंग का नियम लगा दो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पूरा वाक्य, ऐसे हो जाएगा सिंपल।
तीसरा नियम क्या है, आई वॉज हंग्री। नियम क्या है, अगर दो वाक्य दिए हों, पहले वाले वाक्य में आपका इज एम आर वाज वर आ जाए, तो जब दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाना हो, फिर से ध्यान दें बच्चों, अगर हमारे सामने दो वाक्य दिए हो जिसमें पहले वाले वाक्य में इज एम आर वाज वर आ जाए और दोनों वाक्यों को जोड़कर आपको सिंपल बनाने कहा जाए, तो ये पूरा पोर्शन गैप कर दीजिए, इसको सीधा वाक्य चालू कर दीजिए, काहे से, बीइंग से, जो बचता है उतार लो। क्या बचा, हंग्री, दूसरा सब्जेक्ट उतरेगा, जैसे सब्जेक्ट उतरे कामा का देगा, आई एट फूड। समझ में आया नहीं आया, देखो आई इसमें भी सब्जेक्ट, आई इसमें भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों में एक, लेकिन एक काम के बाद दूसरा काम नहीं हुआ भैया। दूसरे वाले वाक्य में खाया क्रिया तो है, लेकिन पहले वाले वाक्य में क्रिया कहाँ भैया, एक काम के बाद दूसरा काम कहाँ हुआ, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में एक काम के बाद दूसरा काम हुआ था ना। इसमें क्या नियम है तीसरा वाला, कि ये दो वाक्य दिए हो, पहले वाले वाक्य में इज एम आर वाज वर आ जाए और दूसरे में कोई क्रिया दी हो, सिंपल जोड़ के बनाना हो, तो पहले ये पूरा सब्जेक्ट को और उसकी सहायक क्रिया इज एम आर वाज वर को हटाओ, जितना बचता है पूरा बीन पे लगा के पूरा पूरा उतार डालो। अगर फिर दूसरा नियम देखो, क्या नियम आया चौथा, सिंपल भी बनाना है, इज एम आर वाज वर आया बच्चों, लेकिन इस वाले इज एम आर वाज वर वाले वाक्य में और इस वाले में बड़ा डिफरेंस है। इसमें दोनों जगह सब्जेक्ट वही था, आई आई, इसमें सब्जेक्ट अलग है, आई इन कॉलेज। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो जानते ही हो क्या करोगे, पहला वाला सब्जेक्ट बिना किसी हिचक के आप लिख दोगे। अब इज एम आर वाज वाला वाक्य किससे बनता है, बीइंग से बनता है ना, तो बस BEING बीइंग लगा, तो ये काम खत्म हो गया इसका, पहला सब्जेक्ट लिख के बीइंग लगाया, काम खत्म, बीइंग ओवर कामा आई वेंट होम, ये सिंपल बन गया। अब आगे पांचवा नियम आता है, आई सा आ डियर, मैंने एक हिरन देखा, या ये द डियर वाज ब्लैक या इट वाज ब्लैक, वह काला था। अगर दो वाक्य दिए हों जिसमें पहले वाले वाक्य में किसी नाउन के बारे में बताया गया हो कि आई सा आ बॉय, मैंने लड़का देखा, आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा, है ना, आई सा बफेलो, आई सा काउ, आई सा कैट, जो भी हो, अगर पहले वाले वाक्य में किसी नाउन का जिक्र किया गया हो और दूसरे वाले वाक्य में उसी नाउन के बारे में बताया गया हो, एडजेक्टिव हो, काला है कि गोरा है कि मोटा है कि खुश है कि बुद्धिमान है कि मूर्ख है, मतलब पहले वाले वाक्य में जिस नाउन का वर्णन किया गया हो और दूसरे वाले वाक्य में उसी का एडजेक्टिव दिया हो, विशेषता बताने वाला शब्द, तो जब दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाओगे तो जो एडजेक्टिव वाला वाक्य है ना, केवल एडजेक्टिव उससे हटेगा, पूरा वाक्य हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हट के बस उसी नाउन के आगे जुड़ जाएगा और उसके किसी और जितना बड़ा वाक्य उससे कुछ मतलब नहीं, तो हो जाएगा आई बराबर मैंने, सा बराबर देखा, डियर के बारे में ही काला आया है, आ तो रहेगा ही आर्टिकल, बस जो एडजेक्टिव आया वो अपने नाउन के पहले जुड़ जाएगा। फिर से ध्यान दो, अगर दो वाक्य दिए हुए हैं, पहले वाले वाक्य में किसी नाउन के बारे में बताया गया हो और दूसरे वाले वाक्य में उसी नाउन की विशेषता बता दी गई हो, चाहे नाउन यहाँ आया हो चाहे आपका पीछे आया हो, बस नाउन की विशेषता दूसरे वाले वाक्य में बताई गई होगी, जोड़ करके आपको सिंपल बनाने कहा जाए तो बस वही जो विशेषता होगी, वही जो एडजेक्टिव होगा उस नाउन के पहले जुड़ जाएगा, और कौन सी इसमें प्रॉब्लम होगी। जैसा माना जैसे कि आमैन एक आदमी, वाज एक्टिव एक आदमी एक्टिव था, ही वाज वाइट वो सफ़ेद आदमी था, गोरा आदमी था, तो ये तो हो गई उसकी विशेषता। क्या उसकी विशेषता होगी, कैसा था, सफ़ेद था, तो सफ़ेद कौन था, आदमी के बारे में ही तो बता रहे हैं सफ़ेद था वो, तो बस वही एडजेक्टिव उसके आगे आ जाएगा कि वाइट मैन वाज एक्टिव, वाइट मैन वाज एक्टिव, जो भी एडजेक्टिव होगा वो अपने नाउन से पहले जुड़ जाएगा। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको करिए, फिर हम आगे आपका छठा नियम, सातवां, आठवां, नौवां, ज़्यादा नियम है नहीं, प्रयास मेरा ये रहेगा कि अधिक से अधिक आपको बता दिया जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी करिए।
चलिए अब वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, 5 करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए आगे। हम एडजेक्टिव के नियम तक आए कि एडजेक्टिव अपने नाउन के पहले जुड़ जाएगा। अब इतना कम समय बचा है कि हम आपको नियम भी नहीं निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही चीज़ देने का प्रयास करेंगे कि जो परीक्षा में आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका पेपर अच्छा हो, है ना। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक आपको दिया जाए। अब अगला नियम है 5वां, छठा वाला। आई वॉज गोइंग टू कानपुर। मैं कानपुर जा रहा था। आई बराबर मैं, मेट बराबर मिला, एन बराबर एक, ओल्ड मैन बराबर बूढ़े आदमी से। अब इस वाक्य को जोड़कर कहा गया सिंपल बनाओ। अब ध्यान दीजिए, मैं कानपुर जा रहा था। जा रहे थे आप, एक काम के बाद दूसरा काम हुआ नहीं, एक काम में लगे आप और आप एक व्यक्ति से मिले। बताया गया अगर पहला वाला वाक्य कॉन्टिन्यूअस में हो, कॉन्टिन्यूअस में है ना, ये हमारा वाक्य में प्रश्न गया ना। अगर पहला वाला वाक्य कॉन्टिन्यूअस में हो और दोनों वाक्यों को जोड़ करके आपको बनाना हो सिंपल। ध्यान दीजिए, अगर दो वाक्य दिए हो जिनमें पहला वाला वाक्य हो कॉन्टिन्यूअस में हो और दोनों वाक्यों को जोड़ करके आपको सिंपल बनाना हो, तो आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए। उस कॉन्टिन्यूअस की वर्ब से पहले क्या लगा दीजिए, व्हाइल। व्हाइल और प्लस वही कॉन्टिन्यूअस की वर्ब से पूरा उतारते हुए चले जाए। व्हाइल गोइंग टू कानपुर, कानपुर जाते समय। सब्जेक्ट उतरेगा ऐसे भी कॉमन वाले का बीच में आएगा तो आई मेट एन ओल्ड मैन, हो गया। अब ऐसे इसका एग्जाम्पल ऐसे मुझवानी बोलने से हो जाए कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट या आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई सा आ सरपेंट, मैंने एक सांप देखा। तो पहला वाला वाक्य काहे में हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में कि आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, या आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, या आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। तो पहला वाला वाक्य कॉन्टिन्यूअस में हो गया ना, तो वही करोगे व्हाइल प्लेइंग अ फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच आई सा आ सरपेंट हो गया। पहला वाला वाक्य कंटिन्यूस में होगा तो वो व्हाइल से हो जाएगा, प्लस वही कंटिन्यूस की वर्ब से पूरा चालू हो जाएगा। अब 7वां नंबर आपका नियम क्या आता है, अब पहला वाला वाक्य कंटिन्यूस ना हो, अब दूसरा वाला वाक्य कंटिन्यूस हो। जैसे आई बराबर मैंने, सा बराबर देखा, आ मैन बराबर एक व्यक्ति को देखा, ही बराबर वाई बराबर था, क्राइम बराबर रो रहा था जो, है ना। तो अगर दूसरा वाला वाक्य कॉन्टिन्यूअस में हो, पहले वाले वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो और दूसरे को उसी के बारे में बताया गया हो कि आईएनजी फॉर्म में वो कर क्या रहा था, तो वही आईएनजी फॉर्म जिस नाउन के लिए आई उसी के आकर जुड़ जाएगी। तो आई बराबर मैंने, सा बराबर देखा, आ बराबर एक की जो कॉन्टिन्यूस वर्ब आई है, क्राइम रोते हुए, ता हुआ ती हुई ही निकलेगी फिर, और मैन बराबर आदमी को। ऐसे दूसरा वाला वाक्य कॉन्टिन्यूस में ऐसे कर लोगे, जैसे कह दो कि आई सा अ काइट, मैंने एक पतंग देखी, इट वाज फ्लाइंग, वो उड़ रही थी। दूसरा वाला वाक्य कॉन्टिन्यूस में आ गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई सा अ फ्लाइंग काइट, मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी। ऐसे आप 7वां नंबर नियम कर लोगे। उसके बाद में आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब 8वां इसके बाद नियम आएगा, तो देखो कम से कम 13 से 14 नियम होंगे। तो देखो 8वां नियम क्या है, जैसे पहले वाले वाक्य में किसी नाउन का जिक्र किया गया हो कि आई फाउंड, मैंने पाया, आप पेन बराबर एक कलम पाई, इट बराबर वह, वाई बराबर थी, लॉस्ट खो गई थी। अगर दो वाक्य दिए हों जिसमें पहले वाले वाक्य में किसी नाउन के बारे में बताया गया हो,
नाउन कौन है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान। आई भी यूदे ही सीड क्या है? प्रोनाउन। ये नाउन तो हुआ नहीं। पहले वाले वाक्य में नाउन क्या होगा? ये पेन हो गया, कलम हो गई। तो अगर बताया गया दो वाक्य दिए हो, पहले वाले वाक्य में कोई नाउन आया हो और दूसरे वाले वाक्य में उसी नाउन से संबंधित कोई वर्ब आई हो जो कि थर्ड फॉर्म में हो, तो मैंने एक पेन पाया, कलम पाई, वो क्या थी? खोई हुई थी। तो खोया हुआ उस नाउन का क्या हो गया? थर्ड फॉर्म में हो गई एक विशेषता। तो वही जो थर्ड फॉर्म की वर्ब आई होगी जो नाउन के बारे में बता रही होगी, जब हम दोनों सेंटेंस को ऐड करके सिंथेसिस करके जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वही आपकी वर्ब उस नाउन से पहले ऐड हो जाएगी। जैसे अब तक आईएनजी का नियम आ रहा था, एडजेक्टिव का नियम आ रहा था, उस प्रकार अब आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही उसके आगे जुड़ जाएगी। तो हिंदी क्या निकलेगी? आई बराबर मैंने, फाउंड बराबर पाया, आ बराबर एक, उसका विशेषता क्या हो गई? लॉस्ट, खोया हुआ। पेन बराबर कलम, मैंने एक खोई हुई कलम पाई हो जाएगा। इसका आपका होगा। अगला जो भी नियम हो मैंने नंबरिंग कर दी है ना। फिर आगे क्या बताया गया इसको, है ना, इसके साथ ले लीजिएगा। फिर जल्दी से आगे के हम बढ़े आगे के नियमों की ओर, और नियम आपको बताने का प्रयास करें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो भाई। जल्दी जल्दी अच्छा पेपर आपका हो। चल, हाँ आगे देखिए, आगे का नियम क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए। केस इन अपोजिशन की सहायता से भी आप सिंबल बना सकते हैं। कंजंक्शन एंड की सहायता से आप लोग सिंबल बना सकते हैं। केस इन अपोजिशन मतलब बहुत सरल है। जैसे पहले वाले वाक्य में किसी के बारे में बताया गया हो, जैसे आर टैगोर वाज आ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। फिर दूसरे वाक्य में उन्हीं के बारे में बताया गया, ही वाज द पोएट ऑफ गीतांजलि। वो गीतांजलि के कवि थे। बच्चों तो इसका भी सिंपल आराम से बनाया। इसमें कोई एक काम के बाद दूसरा काम थोड़ा हुआ है। इसमें तो एक व्यक्ति के बारे में बताया कि वो ये भी था, वो ये भी था। तो केस में पोजीशन है क्या? बहुत सरल बच्चों। पहला वाला मान लीजिए सब्जेक्ट लेंगे हम, ऐसे पहला वाला लेना ही पड़ेगा। टैगोर कामा लगा दो, उनकी पहली विशेषता बता दो। अगर पहले वाक्य से हम पहली विशेषता उठाएंगे तो वो एक महान कवि थे। आ ग्रेट पोएट हो जाएगा, कामा फिर लगा दीजिए विशेषता। भाई दूसरा वाक्य ला यार ना, सब्जेक्ट तो टैगोर आ ही चुका, इसको नहीं लिखोगे। फिर जितना बचा वाज द पोएट ऑफ गीतांजलि, ये पूरा आप लोग कर लोगे। बढ़िया, ये बढ़िया एकदम इजी मेथड है। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर लो, टैगोर लिख लो। टैगोर हो गया बच्चों, या पीछे से उसकी विशेषता ले आओ टैगोर जी की। क्या थे वो? द काम करके द पोएट ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि हो गया। फिर काम लगा दो, जब इसमें लगा दिया काम लगा दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब वहां आगे से टैगोर तो आ ही चुका, बचा क्या? वाज ग्रेट पोएट, वाज आ ग्रेट पोएट। बस एकदम इजी आसान तरीका। इसका भी है ना, जो पाज कर लीजिए, राइट कर लीजिए इसको जब वीडियो आप देख रहे हो। तो चलो ये भी आपका नियम आपको हमें आई होप है ना कि आप समझ गए होंगे इसको। चलो आगे देखते हैं। जितने नियम बता देंगे वही ज़्यादा से ज़्यादा आपके नियम जो होंगे वो आपके काम आ जाएंगे, है ना। और उन्हीं से ही आपका सिंपल बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड हो गया, उसके लिए थोड़ी सी देर लगेगी। आपको खटाखट खटाखट सारे कंजंक्शन याद होने चाहिए। आपको आसानी से, वो तो और आसानी से आपको आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो देखो अगला नियम सिंपल बनाने का, एंड की सहायता से। जैसे आई बराबर मैंने, एट बराबर खाया,
एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। फिर आपने दूसरे वाले वाक्य में बताया कि आई एट, मैंने खाया। और क्या खाया? बिस्किट, मैंने बिस्किट खाई। मैंने बिस्किट खाई। ठीक। फिर आपने तीसरे वाले बाद में और बोल दिया आपने, और क्या खाया? आई बराबर मैंने एक बराबर खाया बनानास, मैंने बनाने केले खाए। फिर एंड वाला वाक्य क्या होगा कि इसमें कह देंगे आल्सो, या तो भी कह देंगे टू, मैंने केला भी खाया। ऐसे वाक्य तो समझ लो आल्सो या टू आ जाए तो समझ लीजिए आपका ये एंड की सहायता से हो जाएगा। देखो समय बताया आई एट, आई एट, आई एट, नहीं समझ में आया है ना? जैसे आ जाए, ऐसे आ जाए कि आई प्लेड, मैं खेला। फिर दूसरी क्रिया आई डांस्ड, मैंने नाचा। सॉरी, आई डांस्ड, मैं नाचा। आई स्लिप्ट, मैं सो गया। सब जगह वही है, एक ये काम किया, ये भी काम किया, ये भी काम किया। आई स्लेप्ट, तो मैं सो गया। अब इसको कहा गया आप सिंपल में कन्वर्ट करो, बहुत ही इजी है, एंड की सहायता से हो जाएगा टू वाले आल्सो वाले वाक्य में। एंड वाला प्रोसेस लगेगा कि हो जाएगा आई बराबर मैंने, एट बराबर खाया। पहली चीज लिखो क्या खाया? एन एप्पल, मैंने सेब खाया, कम। दूसरी चीज लिखो बिस्किट्स खाए, बिस्किट्स खाए। हाँ, तीसरी चीज एंड करके कर दो, एंड बनानास, बनानास भी मैंने खाए। इस प्रकार मैंने भी तीन काम किए, आई प्लेड, काम डांस्ड एंड स्लिप्ड। फिर टू हट जाएगा, एंड लगेगा, फिर टू का काम खत्म हो जाएगा, है ना? तो चलिए इसको ही पाँच करके आप राइट कर लीजिए इस नियम को, और इसको या ऐसे आप दिमाग में जैसे भी आते हो सेंटेंस उनको कर लीजिए। इनके बाद एक काम के बाद दूसरा काम हुआ हो, या एक नाउन के बाद आप बताओ कि ये भी मैंने की, मैंने ये भी खरीदा, मैंने ये भी खरीदा, मैंने ये भी बेचा, मैंने ये भी बेचा, मैंने ये भी बेचा। तो ऐसे एंड की सहायता से हो जाएगा वो। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस के। ज़्यादातर जो नियम हैं वो जो भी परीक्षा में आपको बहुत सारा काम देंगे, बहुत सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वो सारे नियम ज़्यादातर मैंने बता दिए आपको, जिससे कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने को मिल गया। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंजंक्शन के माध्यम से फटाफट बता ले आएंगे। सारे कंजंक्शन आप पढ़ लीजिए और उसी के माध्यम से आपका सब कुछ होता चला जाएगा सेंटेंस। तो बोर्ड एग्जाम का जितना भी देखो इस बुक में अनुसार है, ये देखो अनुसार कहीं भी सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है ना, कहीं भी सारी क्वेश्चन है 2017 के, 18 के, 18 के, 19 के, है ना। तो इनमें से हम उठाते हैं और आपको प्रयास करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंडिंग की सहायता जल्दी से आ जाए। कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो एक ओ बराबर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, और कंपाउंड बनाना होगा बराबर डबल ओ, तो आपको कौन सा करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे 2017 का ये क्वेश्चन है, 2018 का सॉरी, कि ही बराबर उसने वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। दूसरा वाक्य ही डिड नॉट, he did not succeed, SUCCED, वो सफल नहीं हुआ। इसको कहा गया कि कंपाउंड में बनाइए आप, कंपाउंड। याद तो बच्चों कंपाउंड सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है
कंपाउंड बराबर 2O। तो ऐसा कंजंक्शन बनाना है, ऐसा कंजंक्शन हमें यूज करना है कि दोनों को जोड़ करके वाक्य हिंदी भी निकल आए, एक वाक्य बन जाए। तो ऐसा बनाना है। हाँ, कंजंक्शन जोड़ो, अगर हो सके तो पीछे वाला वाक्य अगर आगे आ सके, आगे वाला पीछे आ सके, वो कंडीशन भी उत्पन्न हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आगे वाला वाक्य आगे ही रहे और कंजंक्शन लगा के दूसरा वाला वाक्य तो हिंदी निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं। उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। कंपाउंड में कौन सेंटेंस, देखो येट नामक सेंटेंस, वो कंजंक्शन आया नहीं आया। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या येट आया, YET कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आया नहीं आया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेक करो। फिर भी येट आया कि नहीं आया कंजंक्शन में, देख लो, चेक करो। इसमें लगेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बच्चों आपका ये येट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, येट नामक कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन खोल के देखो, उसी में लिखाया है मैंने पहले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग मत देखना। कोऑर्डिनेटिंग में देखो क्या येट आया कि नहीं आया, YET या आया, स्टिल आया, ST या डबल। कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, देख लो। बटाया होगा कंपाउंड में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बटाया है। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप लोग, बट का यूज कर दोगे, पहला वाक्य दूसरा वाक्य। मतलब आपको ऐसे कंजंक्शन का यूज करना है जिसको दोनों को जोड़ करके क्या हो जाए, काम बन जाए, है ना। देखो जैसे अगला वाक्य देखते हैं। और वाक्य देखे जाते हैं। इसको सिंपल बनाना है। लिखा हुआ है यू मस्ट स्टार्ट नाउ। तुमको अब अवश्य चल देना चाहिए। यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। अब इसको बदलना है कंपाउंड में। कंपाउंड बराबर डबल ओ बराबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तुम्हें अवश्य चल देना चाहिए, तुम्हें देर हो जाएगी, कौन सा कंजंक्शन लग सकता है, तुम्हें चल देना चाहिए अब, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं तो तुम देर हो जाओगे, देर से पहुंचोगे, है ना। नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, नहीं तो या अन्यथा बराबर कौन सा कंजंक्शन लगना है, अदरवाइज। देखो अदरवाइज कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है अदरवाइज, लास्ट में आ रहा होगा, अदरवाइज हो गया और एल्स हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। चलो आगे देखते हैं। जैसे आ जाए द सन सेट, सूरज छिपा, द स्टार्स तारे, केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। इसको आपको काहे में करना होगा, माना कि इसको हमको करना है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट बनाना है इसको, अर्थात इसको हमको कॉम्प्लेक्स में बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा आपको, सब ऑर्डिनेट। तो सूरज छिपा, द स्टार्स केम अप, तारे आ गए, इन द स्काई बराबर कहाँ, आकाश में।
तो कौन सा कंजंक्शन लग सकता है इसमें? उन सारे कंजंक्शन में देखो लिखा होगा एज सुन एज, तो एज सुन एज इसके लिए आपको सारे कंजंक्शन की हिंदी आनी चाहिए। जैसे ही फिर पूरा सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सनसेट, जैसे ही सूरज छिपा वैसे ही के लिए क्या लग जाएगा? कामा, द स्टार्स बराबर तारे, केम अप आ गए, केम अप इन द स्काई। आपको कंजंक्शन का यूज आप अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अच्छा सा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को बना पाओगे। बोल एग्जाम में ये तो सिंपल आना ही आना है, सिंपल तो बनाने को आएगा ही, बस कंजंक्शन आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए। इसी के साथ क्या हो गया? आपका सिंथेसिस नामक चैप्टर जो हो गया वो समाप्त हो गया मान लीजिए, और सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो रही हैं। तो वीडियो देखिएगा, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताइए कि सर मुझे अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम आया, तो मैं एक और वीडियो डाल करके आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के ऊपर ही बढ़िया से बढ़िया समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।